आज हिमाचल के दंगल में हम आपको हमारे खास मेहमान से मिलवाने वाले हैं, जो कि पिछले कुछ महीनों में हिमाचल प्रदेश की राजनीति में खूब चर्चाओं में रहे। पार्टी से निष्कासित हुए, वापसी की खबरें बनी, वापसी में देरी हुई और अब जाकर फिर घर वापसी हुई है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौट आए तो वो भूला नहीं कहलाता। शायद आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं बीजेपी से निष्कासित और बीजेपी आईटी सेल के पूर्व राज्य समन्वयक चेतन बरागटा की, जो कि एक बार फिर से बीजेपी में वापस लौट आए हैं। आज इनकी विधानसभा सीट को लेकर चर्चा इनके साथ करेंगे। क्या रोल आने वाले समय में इनका रहने वाला है, उस पर भी मंथन होगा। सबसे पहले चेतन बरागटा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं ढेर सारी, घर वापसी आपने कर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। ऑलमोस्ट 288 दिन के तो कैसा महसूस 9 अब महीने आप कर रहे 15 दिन के बाद हैं मैं घर वापसी करके? मैं जैसे आपको बोल रहा, मैं 288 दिनों के बाद मैं वापस आया हूँ। 9 महीने 15 दिन के बाद मैं वापस आया, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है जी। अब आगे की अगर बात की जाए चेतन बरागटा जी, तो आगे का आने वाले समय का प्लान क्या है? प्लान बड़ा सिंपल है। हमने जो एक संकल्प लिया है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को उपली क्षेत्र में, जिसको हम एप्पल ग्रोइंग एरिया बोलते हैं, जिसको हम महासू जिला बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से, जुब्बल और कोटखाई में हमने भारतीय जनता पार्टी को वहां पे बूथ लेवल तक उसको स्ट्रॉन्ग करना है। और एक सामान्य कार्यकर्ता की तौर पर जो मेरे से बन पाएगा वो मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए करूंगा। यानी कि अब संगठन में आप पूरी निष्ठा से काम करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और अगर बात की जाए आने वाले समय में टिकट को लेकर, चूंकि विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है और आपने पहले भी पार्टी टिकट को लेकर छोड़ी थी, तो टिकट अगर आने वाले समय में मिलता है तो किस तरह से, किन मुद्दों को लेकर आप उतरने वाले हैं? देखिए, टिकट नो टिकट, सबसे पहले तो मैं इसको रिकॉर्ड में यहाँ पे स्टेट कर दूं। टिकट नो टिकट, कोई इश्यू नहीं है। मैं जैसे आपको मैंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा और आगे भी करते रहूंगा। अब मुद्दे बहुत सिंपल हैं। मुद्दे देखिए, जुब्बल और कोटखाई एक बहुत ही, जिसको हम हॉट सीट या वीआईपी सीट बोल सकते हैं। यहाँ पे स्वर्गीय रामलाल ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र जी और स्वर्गीय निंदर बरागटा जी, ऐसे 3 महान नेताओं ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट किया है। एप्पल बेल्ट है ये, और मेजरली जो सारी इकोनॉमी एप्पल बेल्ट के आसपास घूमती है, उसमें से अबाउट 60% ये एक क्षेत्र कंट्रीब्यूट करता है हिमाचल प्रदेश की जीडीपी में, इकोनॉमी में, अगर मैं हॉर्टिकल्चर की बात करूं। और ये बिल्कुल यहाँ से जो इश्यूज हैं वो हॉर्टिकल्चर को लेकर है, और जो इश्यू रहेगा वो कल्चर को हम कैसे आगे बढ़ा सके, कैसे बागवानी को आगे ले जा सके, कैसे हम इंटरनेशनल जो बाहर से सेब आ रहे हैं उनको हम कैसे अपने लोगों को तैयार कर सके कि हम लोग क्वालिटी की तरफ जाएं और compete करने के लिए रेडी रहे। वैसे ही कुछ दिखते हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि हम सेतु का काम करें सरकच में और बागवानों के बीच, जहाँ पे भी जो कोई इश्यूज हमारे को लगेंगे कि सरकार के साथ उठाने हैं बागवानी को लेकर, हम प्रोएक्टिवली सरकार के पास वो फीडबैक लेकर जाएंगे। जी, हाल ही में भी आपने जब पार्टी वापस ज्वाइन की तो आपकी तरफ से जनता टीवी पर ही ये बात कही गई थी कि जुब्बल कोटखाई का इतना विकास पहले नहीं हो पाया था, तो मिलकर विकास करेंगे, अच्छा काम करेंगे। तो विकास के लिहाज से अगर बात की जाए तो क्या विकास होना बाकी रह चुका है, जैसे कि सड़क, एग्जाम्पल के तौर पर क्या? देखिए, मैं अगर आपको बोलूं, जो मूलभूत वहाँ की जो परिस्थितियां, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब क्योंकि अभी जैसे आपको पता है बहुत हैवी इस टाइम बारिश पड़ रही है पूरे क्षेत्र में, तो हमारी जो सड़कों की हालत है उसको हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। काफी अस्त व्यस्त हो रही है अभी बारिशों की वजह से, और सेब जो सीजन है वो भी इस टाइम मैं जिसको बोलता हूँ पीक में आने वाला है। तो रोड्स को लेकर हम काफी चिंतित हैं, और वो लगातार हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हम टच में हैं कि कैसे हम रोड्स को ठीक कर सकें। अगर आप ये बोलेंगे कि वहां पे क्या देखते हैं, तो जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे बड़ी जो हमारा इश्यू है वो बागवानी को लेकर है। बागवानी को हम आगे कैसे ले सके, रोड्स को लेकर है। और मेरे को लगता है जो सबसे बड़ी दिक्कत वो ये, मेरे को लगता है ये सिर्फ जुब्बल नावर कोटखाई का इश्यू नहीं है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश का इश्यू होने वाला है। देखिए, हिमाचल प्रदेश पूरे हिंदुस्तान को पानी पिलाता है, आप इस बात को मानेंगे, पर हमारे को पानी की दिक्कत है।
क्या हमारे को चेक डैम्स लगाने की जरूरत है? क्या जी हमारे को वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ जाने की जरूरत है? क्या हमारे को जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसको भी एनर्जाइज करने की जरूरत है? और जी क्या हमारे को कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज बाहर के देशों से सीख लेकर आनी पड़ेगी, जिससे हम अपने जो दिखते हैं पानी की, उसको हम सॉल्व कर सके। जैसे मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी आपको इस बात की जानकर हैरानी होगी कि हमारा 90% जो हॉर्टिकल्चर का एरिया जहाँ पे सेब लगते हैं, वो अभी तक वंचित है इरिगेशन फैसिलिटीज को लेकर। तो अगर कभी महादेव की कृपा रही और अब अगर हम कहीं पे पहुंचे और हम इस फीडबैक को लेकर हम सरकार के पास भी जाएंगे कि ये जो 90% एरिया है, इसको हम नेक्स्ट 5-7 साल या 10 साल में इसको हम पूरी तरह से जी प्रोनेट कर दे, इसको लेकर हम नई टेक्नोलॉजी और नई सोच के साथ सरकार को लगातार फीडबैक देते रहेंगे। जी। चूंकि बागवानों की बात आपने यहाँ पर कही है, आपके पिता ने बहुत काम किया बागवानों के लिए। छोटे बरागटा जी की अगर बात की जाए, चूंकि बागवानों का मुद्दा सबसे ज्यादा अभी इस वक्त पे तूल पकड़ रहा है और सरकार के काफी खिलाफ भी बागवान नजर आ रहे हैं। छोटे बरागटा जी क्या किस बागवानों के साथ है या फिर सरकार के साथ? देखिए, मैंने आपको बोला, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के होने के साथ मैं एक बागवान भी हूँ। तो बागवानी के इश्यूज लेकर हम सरकार के पास जाएंगे। जी दिक्कतें हमेशा रहती है, हर सीजन में कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती है, जी पर आप उसको कैसे सॉल्व करें, वो आपका लीडरशिप स्किल वहां पे दिखता है। अब देखिए, एक जगह एक नेता है या कोई जो हमारे विधायक हैं, जी वो रोज टीवी के सामने आकर या सोशल मीडिया पे प्रचार करें कि महंगाई होगी, ये इश्यूज हैं, वो इश्यूज हैं, पर आप उसको इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए क्या सोल्यूशन दे रहे हैं? अगर आपने आकर एक सिर्फ मीडिया के सामने या सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए पब्लिक के सामने आकर सिर्फ रोना ही है, तो जी मेरे को लगता है फिर आप लीडरशिप, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स नहीं है। हम ठीक है। सोल्यूशन दे रहे हैं। आपके अगर पास क्या महंगाई सॉल्यूशन हुई है? है तो हम उसका कैसे सोल्यूशन दे रहे हैं आप इस पूरे मसले को सुलझाएंगे? इस क्लैश को कैसे सुलझाएंगे आप? देखिए, अभी सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और जो हमारे जिला के मंत्री हैं सुरेश भारद्वाज जी को, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकली थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा। 1998 में जब स्वर्गीय निंदर बरागटा जी पहली बारी हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने पीपीसी सेंटर्स का उन्होंने एक इनोवेटिव एक तरीका निकाला था कि जी कैसे जो इनपुट टूल्स हैं, जो क्वालिटी की इंसेक्टिसाइड्स और फंगिसाइड्स है, वो घर द्वार और लोगों के फार्म गेट तक पहुंचे। तो पीपीसी सेंटर उन्होंने शुरू किए थे और ऐसे कुछ 336 ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम पूरे हिमाचल प्रदेश में बने थे। अब अनफॉर्चुनेटली 2019 में वो बंद हुए, डीबीटी की वजह से। एक बहुत अच्छी स्कीम थी, परंतु कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसमैच हुआ। और अभी कुछ दिन पहले ही हम भी लगातार फीडबैक देते रहे माननीय मंत्री जी को, भारद्वाज जी को, माननीय बागवानी मंत्री को, और साथ ही साथ जयराम ठाकुर जी जी को। अब 25 तारीख एक नोटिफिकेशन निकली, जो पीपीसी सेंटर है उसको वापस बहाल किया गया है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको लेके जानी है सरकार के पास, जी और वो उसकी रेजोल्यूशन आपको सरकार देती है। अगर हम ठीक है। बात करें जीएसटी को लेकर, सबसे पहले चेतन बरागटा ने ये मुद्दा उठाया था कि आप जीएसटी काउंसिल पे जाइए, उसको रेट को कम करने के लिए। मैं तो बोला 18% छोड़िए, उसको 5% के स्लैब पे लेकर आइए। और मुझे बचाते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। मेरे को लगता है ठाकुर जयराम सरकार ने जीएसटी काउंसिल को लिख भी दिया है, और ये 5% या 12% जीएसटी के जो स्लैब है उस पर जल्दी भारत सरकार इस पे सोच विचार करेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी, तो चीजें ठीक है। हो सकती हैं, आपको सेतु का काम करना पड़ेगा और फीडबैक देनी पड़ेगी प्रोएक्टिव। एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये भी है कि जब आपने पार्टी में वापसी की, तो क्या आपने अपने समर्थकों को कॉन्फिडेंस मिली? आपने उनसे बातचीत की थी कि मैं पार्टी में वापस जा रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, हम हमेशा टच में थे उनसे। जी उनको सबको पता था, जो हमारा कोर ग्रुप है, हम सबसे टच में थे। ठीक है। आपकी तरफ से एक बड़ी बात कही गई थी जब आपने पार्टी छोड़ी थी या फिर जब आपको पार्टी से निष्कासित किया गया था कि बीजेपी से बगावत कर राजनीतिक करियर दांव पर लग चुका है मेरा। उस पर आप क्या कहेंगे? अब वापसी आपने चूंकि कर ली है। देखिए, मेरे को पर्सनल लेवल पर अगर मैं बोलूं तो मेरे को हिट हुआ है, करियर जरूर हिट हुआ है। मैं जी काफी पीछे जा चुका हूं उस पर। कोई मैं ऑनेस्टली स्पॉन्सर दे रहा हूं। अगर मैं शायद चुनाव नहीं लड़ता तो आज मैं पार्टी में एक अच्छी पोजीशन पे होता, उस पर कोई दो राय नहीं है। वो पर्सनल हिट मेरे पे हुआ है, परंतु कुछ जिंदगी में कुछ ऐसे वाक्य हो जाते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं रहते। कुछ इमोशंस ऐसे थे, परिस्थितियां ऐसी थी, हमारे को वो उसको
उस डिसीजन को लेना पड़ा। पर ठीक है, अब जो हुआ हुआ, अब उसको पछताना नहीं है। उससे हम आगे सीख लेकर उसको कैसे हम बेटर कर सके, उस बारे में हम अब आगे चलेंगे। तो चेतन बरागटा जी, आपने टिकट के लिए पार्टी छोड़ी थी, अब चुनाव बेहद नजदीक है, अभी भी अगर आपको टिकट नहीं मिलता तो कैसे आप विश्वास दिलाएंगे कि फिर से पार्टी को नहीं छोड़ेंगे? मैं ऑन रिकॉर्ड इस चीज को आपके सामने, जी। आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। अगर मैं टिकट के लिए भारतीय जनता पार्टी में नहीं आया हूँ, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में आया हूँ। मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बागवानी को लेकर चीजों को आगे ले जाने का है। वो चाहे टिकट मिले चाहे नहीं मिले, चाहे मैं पावर में हूँ पावर में नहीं हूँ, हम फीडबैक देते रहेंगे। अगर जिसको भी टिकट मिले, एक्स को मिले वाई को मिले, चेतन बरागटा विल रॉक सॉलिड स्टैंड बिहाइंड दैट कैंडिडेट। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। चेतन बरागटा हमारे साथ जुड़े हुए थे और आपको ये बता दें कि कई मुद्दों पर उनकी तरफ से बातचीत यहाँ पर की गई है।